नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वयं के इस कोर्स पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में। मैं डॉक्टर ऋचा साहू, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। इस व्याख्यान में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस व्याख्यान में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या चीज़ है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है, भगोड़ा ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं, क्या ये मानव निर्मित होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के व्याख्यान में पढ़ने वाले हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव पर्यावरण विज्ञान और नीति में महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसके कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं और शेष ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरणित हो जाते हैं। दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि को संदर्भित करते हैं। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों का परिणाम है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई करना, औद्योगिक प्रक्रियाएं जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को बढ़ाती हैं। यह व्यापक अवलोकन ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े तंत्र, कारण, प्रभाव और शमन रणनीतियों की पड़ताल करता है। अब चलिए बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव उस प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं होती। ऊष्मा का यह अवशोषण पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है, उसे जमने से बचाता है और रहने योग्य जलवायु बना के रखता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस कांच से बनी एक संरचना है जिसका उपयोग गर्मी को रोककर पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जब सूरज की रोशनी ग्रीन हाउस पर प्रवेश करती है तो यह पौधों और अंदर की हवा को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस की कांच की दीवारें गर्मी को बाहर निकलने से रोकती हैं, जिससे गर्म वातावरण बना रहता है। इसी दौरान दिन के दौरान सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे ग्रह की सतह गर्म हो जाती है। रात में जैसे ही पृथ्वी की सतह ठंडी होती है, यह गर्मी को अवरक्त विकिरण के रूप में छोड़ती हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प इस अवरक्त विकिरण में कुछ को अवशोषित और कुछ को पुनः विकिरणित करती है, जिससे वातावरण में गर्मी फंस जाती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी को औसत सतह के तापमान को जीवन के लिए अनुकूल स्तर पर बनाए रखने में मदद करती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी के तापमान को सही रखता है, उसे गर्म रखता है और जीवने योग्य बनाता है। अब प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, जो जीवन के अधिकांश रूपों के लिए बहुत ठंडा है। ग्रीन हाउस प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि ग्रह का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहे, जिससे एक स्थिर जलवायु बनती है जो पारिस्थितिकी तंत्र को पनपने की अनुमति देती है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव का तंत्र क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। अब हम बात करेंगे यह तंत्र का विस्तृत विवरण क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम करती है। पहले हम बात करेंगे सौर विकिरण के बारे में। सौर विकिरण या आने वाली सूर्य की तरफ से धरती पर पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा है। सूर्य सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है और पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचती है। अवशोषण और परावर्तन। इस सौर ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा बादलों, वायुमंडलीय कणों और बर्फ जैसी चमकदार जमीन की सतह द्वारा अंतरिक्ष में वापस परिलक्षित होता है। 70% शेष को पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। अब अवशोषित ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जो फिर इस ऊर्जा को अवरक्त विकिरण या जिसको हम गर्मी कहते हैं के रूप में अंतरिक्ष और वापस उत्सर्जित करती है।
पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के रूप में होती है लंबी तरंग, अवरक्त विकिरण, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग और सौर विकिरण की विपरीत। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों के साथ परस्पर क्रिया के बारे में। अब ग्रीन हाउस गैस का अवशोषण। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प बाहर जाने वाले कुछ अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। ये गैसें गर्मी को सभी दिशाओं में पुनः विकिरणित करती हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह की ओर वापस जाना भी शामिल है। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष में भागने वाली गर्मी की मात्रा को काफी कम कर देती है। पुनः विकिरणित ऊर्जा निचले वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जिससे एक थर्मल संतुलन बना रहता है। इसको हम थर्मल बैलेंस कहते हैं। इस वार्मिंग प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में संदर्भित करते हैं। अभी जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव है, पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। जैसे कि हमने बताया, यह पृथ्वी के तापमान को औसतन 15 डिग्री तकरीबन बना के रखती हैं। अगर ये नहीं रहे तो पृथ्वी का तापमान लगभग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, जिसमें हम जी नहीं सकते। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण, जैसे जीवाश्म के ईंधन को जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं से ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्या होता है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उससे पृथ्वी का तापमान या थर्मल बैलेंस बना होता है। पृथ्वी ठंडी नहीं होती है, पृथ्वी गर्म होती है, जीवने योग्य होती है। अब क्या होता है कि अब इसको अगर हम ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ता है, ह्यूमन द्वारा किए गए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें क्या होता है, क्योंकि जितनी गैसों की जो मैंने बातें की वो हमारी मानवीय स्थितियों की वजह से, हमारी वजह से बढ़ती जाती हैं। अभी जब गैस बढ़ती हैं, उस गैसों की वजह से तापमान ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जितना बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। इससे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसें क्या चीज़ है? अब ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल के घटक हैं जो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं और उत्सर्जित कर सकती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब यह प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को जीने अनुकूल बनाती, जैसे कि मैंने आपने को बोला। अब ये हो क्या रहा है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से इन सब में वृद्धि आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान बढ़ रहा है। अब जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं हम बात करते हैं, जिसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्रोत है प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, ज्वालामुखी विस्फोट और मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं से होता है। अब मानव गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है और बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के लिए ये जिम्मेदार है। इसका वायुमंडलीय जीवन काल लंबा है और इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव भी सदियों तक बना रहेगा। दूसरा है मीथेन। इसका स्रोत क्या है? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस का उत्पादन, परिवहन दौरान मीथेन उत्सर्जित होता है। यह पशुधन और अन्य कृषि प्रथाओं के साथ साथ लैंडफिल में जैविक कचरे क्षय से भी आता है। अब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण में गर्मी रोकने के लिए अधिक प्रभावी है, लेकिन इसका वायुमंडलीय जीवन काल कम होता है, तो कम सांद्रता में मौजूद होने के बावजूद इसकी उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के कारण ग्लोबल वार्मिंग पर इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये कहाँ से आता है? मानवीय गतिविधियों की वजह से आता है, चाहे उसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन और ठोस कचरे के दहन से भी आता है। अब इसका जो जीवन वायुमंडलीय पे जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और ग्लोबल वार्मिंग को बहुत उच्च क्षमता देता है। यह समताप मंडलीय ओजोन परत के विनाश में भी शामिल है। दूसरे फ्लोरिनेटेड गैसेस भी इसमें आते हैं, जिसमें CFC भी है, PFC है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये सारी गैसें भी इसमें शामिल है। जो इन सिंथेटिक गैसों का उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है और इनका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पे होता है। ये ओजोन लेयर को भी काफ़ी हद तक डैमेज करती हैं। अब ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के जो तंत्र हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें को प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इंफ्रारेड विकिरण का अवशोषण, जब पृथ्वी की सतह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है तो यह गर्म हो जाती है और अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें इसमें
कि इस विकिरण में कुछ को अवशोषित करती है और कुछ को सभी दिशाओं में पुनः वितरित कर देती है, जिसमें पृथ्वी की सतह की ओर वापस आना भी शामिल है। हीट ट्रैपिंग भी इसी से होती है। क्या होता है कि अवरक्त ऊर्जा यह पुनः विकिरण वातावरण में गर्मी को फैलाता है, जिससे अंतरिक्ष में जाने से वापस रोकता है। इस प्रकार गर्म होता है हमारा ग्रह। अब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं हमारे पर्यावरण में, उनकी प्रमुख योगदानकर्ता कौन कौन है? अब ग्रीन हाउस गैसों के प्राथमिक स्रोतों में कारखाने, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई शामिल है। अब कारखानों के प्रसार से ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औद्योगिक गतिविधियां वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अन्य हानिकारी गैसें छोड़ती हैं, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में योगदान करती हैं। दूसरा है उसमें ऑटोमोबाइल और परिवहन, उनका भी योगदान ऐसा ही है। वनों की कटाई कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाले पेड़ों की संख्या को कम कर देती है। ये जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अब्जॉर्ब करती हैं, काफ़ी मात्राओं में उसको ले लेती हैं। अब जब हम जंगल को काटना शुरू करते हैं तो ये कार्बन सिंक कम हो जाता है और वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अब जो ग्रीन हाउस गैस है अवरक्त विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी के वायुमंडल को गर्मी को रोकती हैं। इसमें फंसी हुई गर्मी पृथ्वी की सतह के तापमान को वृद्धि करती हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, कारखानों, वाहनों और वनों की कटाई की वजह से उत्सर्जन की संचयी प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहा है। अभी जो ग्रीन हाउस प्रभाव कई प्रमुख कारणों से प्रेरित होते हैं। मुख्य रूप है मानवीय गतिविधियां, जो मैंने आपको बताया, जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर आता है कृषि के बारे में। अब जो कृषि पद्धतियां जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव में काफ़ी योगदान करती है। विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित जो फर्टिलाइज़र या उर्वरक हम यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से जो नाइट्राइड ऑक्साइड जारी करता है या हम रिलीज़ करते हैं। पशुधन, खेती, आंतरिक किरण और खाद्य प्रबंधन के माध्यम से मात्रा में मीथेन गैस रिलीज करती हैं। ये गैसें उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनके वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब जब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा तो इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। मुख्य प्रभाव में शामिल है ग्लोबल वार्मिंग। अब जब हम बार बार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें, वो है क्या? ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है पृथ्वी की औसत सतह तापमान में क्रमिक वृद्धि होना। यह घटना मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें जो उच्च स्तर से प्रेरित हैं, जो जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होती हैं और अन्य मानवीय गतिविधियों के माध्यम से जारी होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह गर्म हो जाता है। अब ग्रह के गर्म होने से क्या है, उसकी तापमान में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा ओजोन की परत पे भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो डैमेज हो रही है। तापमंडल के ऊपर क्षेत्रों में स्थित ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक यूवी या पैराबैंगनी रेस से हमको बचाती हैं। अब ये जो गैसें हैं, ओजोन की परत की कमी इन गैसों से आती है। ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उस ओजोन की परत को काफ़ी मात्रा पे परिवर्तित करती हैं, उनको डैमेज करती हैं, उनका क्षरण करती हैं। इसमें प्राथमिक योगदान कौन कौन सी गैसेस का होता है? CFC गैसेस हैं, के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इस ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं। अब इससे स्मॉग और वायु प्रदूषण भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और कोहरे के संयोजक से उत्पन्न होता है। यह प्राकृतिक है और मानवीय दोनों गतिविधियों के कारण हो सकता है। स्मॉग आमतौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम नॉक्स कहते हैं, और सल्फर ऑक्साइड, जिसको हम सॉक्स कहते हैं, सहित ग्रीन हाउस गैसों के संचय से बनता है, जो वाहनों, औद्योगिक, दूसरी मानवीय प्रक्रियाओं की वजह से उत्सर्जित होते हैं। ये जो रसायन होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जिससे हानिकारक धुआं पैदा होता है, धुंध पैदा होता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। अब जो जल निकाय है उनका अम्लीकरण या एसिडिटी भी इन ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की वजह से होती है। कैसे?
अब क्या होता है, इन ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की वजह से दुनिया के कई जल निकायों का अम्लीकरण हो गया है, एसिडिफिकेशन हो गया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वर्षा जल के साथ मिलती हैं तो वो अम्लीय वर्षा बनाती है, जिसको हम एसिड रेन की तरह जानते हैं। तो क्या होता है, झीलों, नदियों और इन महासागरों में जब ये गिरते हैं तो इसका ओवरऑल जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, समुद्री जीवन पे के मृत्यु का कारण बनता है। जैसे कोरल रीफ इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कोरल रीफ जो कि समुद्री तट को स्थिर बनाए रखते हैं, वो इस अम्लीकरण से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। अब भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? अभी जो भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब कोई ग्रह अंतरिक्ष में आपस विकिरण करने की तुलना में अधिक विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि होती है। जैसे जैसे ग्रह की सतह से नष्ट होने वाली गर्मी अवशोषित गर्मी को कम होती है, ग्रह का तापमान बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र ग्रह पर भी ऐसी घटना घटी होगी। यह होता कैसे है, इसका कारण क्या है? अब इसका कारण है सकारात्मक फीडबैक लूप। एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव तब शुरू होता है जब किसी ग्रह का तापमान पानी के क्वथनांक तक बढ़ जाता है। इस स्तर पर महासागरों का सारा पानी वाष्प में बदल जाता है, जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वह जलवाष्प सूर्य की अधिक गर्मी को सोख लेता है, जिससे यह ग्रह का तापमान और बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाती है, जहां बढ़ते तापमान के कारण अधिक जलवाष्प बनता है, जो बादलों में अधिक गर्मी को रोकने की क्षमता है, जिससे ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो तेज हो जाता है, रासायनिक प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं। अब इसका परिणाम क्या है? सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एक तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव एक भगोड़े ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म दे सकती है। जब पृथ्वी का तापमान इस हद तक बढ़ जाता है कि जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, तब इन फीडबैक तंत्रों के कारण तापमान में निरंतर वृद्धि अंततः ग्रह को निर्जर बना देगी, जिससे सभी प्रकार के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पृथ्वी के सतह के तापमान का कार्मिक वृद्धि होना, जो पिछली 1 या 2 शताब्दियों में देखा गया है। वो एक ऐसी घटना है जो तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और हमारे ओवरऑल जो हमारे पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। इससे हो ये रहा है कि पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को काफ़ी हद तक इसने बाधित कर दिया है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा पर कभी कभी बहस भी होती है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराए गए हैं कि पृथ्वी का तापमान वास्तव में लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं, जिनका मैं आपको बता चुकी हूँ। मनुष्यों और पौधों और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कारण प्राकृतिक भी हो सकता है या मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की मेजर जो कारण है वो है मानवीय गतिविधि। मानवीय गतिविधियों में आता है वनों की कटाई, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मानवीय गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अवशोषित कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं। हालांकि कृषि, आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के कारण जंगलों को साफ किया जा रहा है। यह वनों की कटाई होने की वजह से एक बड़ी मात्रा पे जो कार्बन सिंक होता है वो हमारे स्थल मंडल से गायब हो रहा है। वाहनों का बहुत ज़्यादा उपयोग इसमें है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज, एयर कंडीशनर जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक लूप बन गया है। तापमान में लगातार वृद्धि की वजह से हम जीने लायक बनाने के लिए हम एसी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ये CFC या ये जो गैस वो इस्तेमाल किया जाता है। वो जब रिलीज़ होता है जो वो ओजोन के लेयर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसे डैमेज करता है। वो ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमको पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। औद्योगिक विकास का लगातार होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि औद्योगिक जो विकास है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फैक्ट्रियों से, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इस रिलीज होता है इन सब चीज़ों से। कृषि भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। बढ़ती जनसंख्या है। क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या होगी तो हमको संसाधनों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। अर्बनाइजेशन जिसको शहरीकरण कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। उसकी वजह से वनों की कटाई होगी और एक लूप जैसा बन जाएगा। ज्वालामुखी गतिविधि एक ऐसी प्राकृतिक गतिविधि है जिसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसकी वजह से बढ़ता है। जल वाष्प
जल वाष्प या जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रचुर मात्रा में जल वाष्प ऊपर जाते हैं, बादल बनाते हुए। जो बादल हैं उनमें इस ग्रीन हाउस गैसेस को पकड़ के रखने की, और जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो उस गर्मी को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की क्षमता होती है, जिससे अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस उसमें होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग या जिसको कहते हैं पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर में वृद्धि होना इसका रीज़न है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कार्बन चक्र के बारे में। अब प्राकृतिक कार्बन चक्र में वायुमंडल, महासागरों, मिट्टी, जीवों के बीच कार्बन का आदान प्रदान शामिल है। श्वसन, अपघटन और समुद्री अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन जैसे वार्मिंग के कारण अपघटन दर में वृद्धि या महासागरीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कर सकते हैं। अब प्राकृतिक स्रोतों से मीथेन उत्सर्जन कैसे होता है? मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है। मीथेन के प्राकृतिक स्रोतों में आर्द्र भूमि, परमाफ्रॉस्ट और कुछ ऐसे जानवरों की पाचन क्रियाएं शामिल है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, परमाफ्रॉस्ट जो क्षेत्र हैं वो पिघलते हैं, जिससे संग्रहित मीथेन वायुमंडल में निकल जाता है। तापमान और माइक्रोबियल गतिविधि बढ़ने पर आर्द्र भूमियां अधिक मीथेन का उत्पादन भी कर सकती हैं। अब पिघलती हुई जो परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट में मिट्टी होती है जो लंबे समय तक जमी रहती है या फ्रॉस्ट रहती हैं, जो अक्सर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसों को अपने अंदर फंसा कर रखती है। मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों और ग्लेशियर के नीचे पाया जाने वाला जो परमाफ्रॉस्ट कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। हालांकि जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा, ये जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर के साथ साथ ये परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो जाएगा, और ये जितनी गैसेस हैं, ये जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका सिंक है जो परमाफ्रॉस्ट, वो अगर पिघलेगा तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ऊपर रिलीज हो जाएगा। जंगल की आग एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है। आप देखे होंगे अभी अभी उत्तराखंड में आपने देखा था बहुत बड़ी जंगली आग लगी हुई थी। जो जंगल की आग है, जंगली आग जिसको हम कहते हैं, कार्बन उत्सर्जन के एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। जब जंगल जलते हैं तो बड़ी मात्रा में कार्बन युक्त धुआं और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में रिहा होते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें प्रमुख प्रभाव क्या क्या है? जैसे मैंने बोला, तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1880 के बाद वैश्विक तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इस तापमान में वृद्धि से ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ गई है, जिससे समुद्र स्तर पर वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़, कटाव में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गर्म जलवायु ने प्रवाल भित्तियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे समुद्री पौधे, पशु पक्षी जीवन में हानि हुई है। उच्च वैश्विक तापमान प्रवाल भित्तियों की नाजुकता को या सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लीचिंग, मृत्यु हो जाती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता को बाधित करती है, जिसमें कोरल ब्लीचिंग एंड कोरल रीफ का डैमेज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा एक प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिससे परिणाम स्वरूप अधिक बार और गंभीर मौसम की घटनाएं होती हैं। आपने खुद देखा, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है कि बाढ़ की स्थिति आ रही है। आपने अभी अभी वायनाड में देखा था कि वहाँ पे इतनी अधिक बारिश हुई कि वहाँ पे इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग और हज़ारों लोगों ने अपना जीवन खोया है। जबकि अन्य क्षेत्रों में तीव्र बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें इसका एक जलवायु परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। बीमारियों का प्रसार। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान और आर्द्रता के पैटर्न में बदलाव से मच्छरों जैसे रोग फैलाने वाले जीवों का आवास विस्तार किया है, जिससे बदलाव के कारण पहले से अप्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू, बुखार जैसी बीमारियां फैल गई हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा होती हैं। मृत्यु दर बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको बोला, बाढ़ हो, सुनामी हो, लैंडस्लाइडिंग हो, तूफान हो जैसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या चरम मौसम की जो घटनाएं होती हैं, उससे मृत्यु दर की वृद्धि होती है। बहुत लोग अपना जीवन खो देते हैं।
जिसका जो है बचे हुए लोगों पर भी बहुत दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है, मरने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि होती है। प्राकृतिक आवासों का नुकसान होता है, जैसे मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु में परिवर्तन के कारण बहुत, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग हो, जानवर नष्ट होते हैं, पशु पक्षी नष्ट होते हैं, पौधों बड़े बड़े जंगल नष्ट हो जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप प्रजातियां नष्ट होती हैं, स्थानांतरित होती हैं, माइग्रेशन होता है और ओवरऑल जैव विविधता पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। पारिस्थितिकी तंत्र और उनके आदान प्रदान पे भी होने वाली सेवाओं पे पूरी तरीके से वो बाधित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कुछ साक्ष्यों के बारे में। तापमान का रिकॉर्ड, ऐतिहासिक तापमान रिकॉर्ड पिछली शताब्दी में स्पष्ट ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्ति को दिखाते हैं, जिसमें हाल के दशकों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। पिघलती बर्फ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप में से कोई कभी आर्कटिक सर्कल को देखा है या वहाँ गया है, चाहे वो अलास्का हो अमेरिका में, अब वहाँ गया, चाहे आप ग्रीनलैंड कभी गए होंगे, अब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरें तेज़ी से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र स्तर पर वृद्धि हो रही है। और ये दीर्घकालीन चेंजेस हैं, ये आपको अचानक से नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे। जैसे तापमान की वृद्धि भी अचानक से नहीं हुई और हमको लग रहा होगा 1 डिग्री ही तो बढ़ा है, उस 1 डिग्री बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ वो हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, तो तीसरा क्या है, समुद्र स्तर का बढ़ना। पिछली शताब्दी में समुद्री जल में थर्मल विस्तार और पिघलती बर्फ के कारण वैश्विक समुद्रों का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 8 इंच बढ़ गया। आप ये समझिए, हम 8 इंच या 20 सेंटीमीटर के तल के बढ़ाव को अगर हम देखें तो हमको लगेगा बहुत ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। अगर ये ऐसा ही बढ़ता गया तो कुछ ही टाइम में, कुछ आप बोल सकते हो 100-200 सालों में, ये जो तटीय इलाके हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो जाएंगे। मौसम के बदलते पैटर्न, जिसको हम एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं, एक्सट्रीम मौसम, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा, कहीं बहुत कम वर्षा, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही हैं, इन सारी चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा साक्ष्य है जो ग्लोबल वार्मिंग का। महासागरीय अम्लीकरण, अगर आप थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड में एक बहुत फेमस आइलैंड है, मैं नाम भूल रही हूँ, उस जगह पे अभी कुछ टाइम के लिए पर्यटकों का जाना रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस अम्लीकरण की वजह से उनका जो कोरल रीफ है पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ये जो कोरल रीफ होते हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार में हो, चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, क्या होता है, ये जो कोरल रीफ होते हैं वो इन सब जगहों को स्थिरता देते हैं, उस जगह को, उनका पूरा क्या कहते हैं आप, पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत बड़ा वो एक, अगर वो डैमेज होता है पूरा पारिस्थितिकी तंत्र डैमेज होता है। और ये क्यों हो रहा है? महासागरीय अम्लीकरण की वजह से, एसिडिफिकेशन की वजह से। और ये क्यों बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से। अब हम बात करेंगे इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पे क्या है। अब मानव स्वास्थ्य, गर्मी से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं, बढ़े हुए तापमान से अधिक गर्मी का प्रकोप होता है, जिससे हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वो होता है, खासकर कमज़ोर आबादी में। और वेक्टर जनित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। गर्म तापमान मच्छरों जैसे रोग फैलाने वाले वेक्टरों के लिए आवास का विस्तार करता है। ये इनके लिए 25 डिग्री से, अभी जैसे आप भारत का ही एग्जाम्पल ले लो, इतना तापमान बढ़ रहा है, ये जो 29 डिग्री से लेकर 40 डिग्री होता है, इनके लिए एकदम अनुकूल होता है, जिससे मलेरिया, डेंगू बुखार जैसी बीमारियां फैलती हैं। वायु की गुणवत्ता क्योंकि खराब हो रही है, उच्च तापमान और प्रदूषकों का बढ़ता हुआ स्तर खराब वायु गुणवत्ता में योगदान देता है, जिससे श्वसन संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है। मानवों पे इन प्रदूषण का क्या प्रभाव है, आगे आने वाले व्याख्यानों पे आप काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब इसका आर्थिक प्रभाव भी होता है। आर्थिक प्रभाव कैसे हो सकता है इन सब चीज़ों का, आइए जानते हैं। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। चरम मौसम की घटनाओं से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है, जिससे महत्वपूर्ण मरम्मत और पुनर्निर्माण लागत आती है। अब आप वायनाड को ही देख लीजिए या हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, लैंडस्लाइड की वजह से, तूफान की वजह से, बारिश की वजह से पूरा का पूरा जो वो एरिया है वो पूरा ख़राब हो गया। अब उसको पूरी तरीके से पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, मरम्मत करनी पड़ेगी, इसमें पैसे लगते हैं, लोगों का बिजनेस ख़राब हो गया, लोगों ने अपने घर खो दिए। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बीमा लागत, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए
बीमा प्रीमियम और वित्तीय घाटे को बढ़ाती है। कृषि का भी घाटा होता है, फसल की पैदावार और पशुधन उत्पादकों में कमी आती है, खाद्य कीमतों और कृषि आय पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब इसकी शमन और अनुकूलन रणनीतियां क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए शमन और अनुकूलन रणनीतियों का संयोजन आवश्यक है। शमन में ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या रोकथाम करना शामिल है। नवीनीकरण ऊर्जा, नए ऊर्जा स्रोतों का देखना या रिन्यूएबल सोर्सेस को लेना, जीवाश्म ईंधन से सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करना। स्रोतों में संक्रमण से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी आ सकती है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, इमारतों, परिवहन और उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार से ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन कम होता है। कार्बन पृथक्करण इसमें से एक है। जंगलों और आर्द्र भूमि जैसे प्राकृतिक कार्बन सिंक को बढ़ाना, वनों की कटाई रोकना, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद मिलती है। अब उसके बाद बात आती है सतत कृषि की, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। सटीक कृषि और कृषि वानिकी जैसे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ सकती है। अब हम बात करेंगे नीति और विधान के बारे में। कार्बन मूल्य निर्धारण, उत्सर्जन व्यापार और नवीनीकरण ऊर्जा अधिदेश जैसे नीतियों और विनियमों को लागू करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती को बढ़ावा मिल सकता है। अब अनुकूलन क्या है? अनुकूलन में नुकसान को कम करने और संभावित अवसरों का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को समायोजित करना शामिल है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे का लचीलापन, कुछ हम ऐसे बुनियादी ढांचे बनाएं जो कि फ्लेक्सिबल हो, अगर उसमें डैमेज आए भी तो हम उसको जल्दी ठीक कर सकें। चरम मौसम की घटनाओं और बढ़ते समुद्रों के स्तर का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचों को डिजाइन और उन्नत करना समुदाय के लचीलेपन को बढ़ाता है। जल प्रबंधन करना, वर्षा जल संचयन जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं और अवलीकरण सहित कुशल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना सूखे और पानी की कमी के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कृषि अनुकूलन, फसल विविधीकरण, सूखा प्रतिरोधी फसलें और बेहतर सिंचाई तकनीकों को लागू करने से किसान को बढ़ती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी तैयारी हम क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों को मजबूत करने से हीट वेव बीमारियां और खराब वायु गुणवत्ता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब सामुदायिक योजना हम क्या कर सकते हैं? शहरी नियोजन, जोनिंग और आपदा तैयारियों में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करने से जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रयास और समझौते हैं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित प्रयासों की क्यों आवश्यकता है। पहला इसमें आता है क्योटो प्रोटोकॉल। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को। 1997 में अपनाया गया यह क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इससे भविष्य में के जलवायु समझौते के लिए आधार तैयार किया। दूसरा था जो कि बहुत फेमस है, वो है पेरिस समझौता 2015 का। 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना और वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए प्रतिबद्ध है और हर 5 वर्षों में इसकी प्रगति की समीक्षा होती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल या आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करता है और नीति निर्माताओं को ज्ञान की स्थिति, प्रभावों और शमन रणनीतियों पर नियमित रिपोर्ट प्रदान करता है। अब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी है इसमें। अब जो ये
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोकने के लिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे चुनौतियों और भविष्य की दिशाओं के बारे में। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। पहला, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक बाधाएं। निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा है नवीकरण ऊर्जा या तकनीकी विकास। नवीकरण ऊर्जा या ऊर्जा भंडारण और कार्बन पृथक्करण के लिए औद्योगिकों को आगे बढ़ना और तैनात करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए निरंतर अनुसंधान, विकास और निवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा जो हमको चुनौती है वो है समानता और न्याय। यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जलवायु नीतियाँ न्याय संगत और न्यायपूर्ण हो, कमजोर आबादी और विकासशील देशों की ज़रूरतों को संबोधित करते हुए टिकाऊ और समावेशी जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक है। चौथा, सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता। सामाजिक परिवर्तन लाने और जलवायु नीतियों के लिए समर्थन तैयार करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत तौर पर सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। तो आज के व्याख्यान में हमने जाना ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और हमने जाना कि ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो क्या होती है। ये एक नेचुरल भी होती है और मानव निर्मित भी होती हैं। किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का आज जो स्थिति पैदा हुई उसका क्या प्रभाव है इस पे, और कौन कौन सी ग्लोबल वार्मिंग जो कौन कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से इनको हम किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या हम इनको बढ़ावा से रोक सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे हम बाहर निकलने से रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी है। धन्यवाद।